हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिसन और जहां मिलेगी आपको एजुकेशन की मेडिसिन। सो गाइस, आज हमारा यूनिट 5 का पार्ट नंबर 2 है जहां पे हम अपने यूनिट 5 को भी आज क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो यूनिट 5 आपकी सबको पता छोटी सी होती है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, अप्रॉक्स 80-90 के आसपास क्वेश्चंस है और इन्हीं 80-90 क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिए। एग्जाम में आपको इनमें से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ओके, तो हम यूनिट 5 आज अपनी खत्म कर लेंगे और देखते देखते हमने 5 यूनिट आज हमारी खत्म हो जाएंगे। तो इन 5 यूनिट्स को अच्छे से करने हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना है और ट्रस्ट मी आपके एग्जाम के लिए, आपके सीयूटी के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। ओके, चलो चलते हैं फिर। तो यहां से हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट है। तो बेसिकली 4 तरह के इसमें ऑप्शन होते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ। पहला ऑप्शन जहाँ पे दोनों दोनों स्टेटमेंट सही है, दूसरा जहां दोनों स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट 1 सही स्टेटमेंट 2 गलत और चौथा स्टेटमेंट 1 गलत स्टेटमेंट 2 सही। तो मैं बेसिकली आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो बस उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर को टिक कर लेना है, ठीक है। जैसे मान लो स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल, बिल्कुल सही, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। मनी सप्लाई इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो ही स्टेटमेंट सही होगी, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 क्या हो गई, गलत। स्टेटमेंट 1, द मनी सप्लाई इंक्लूड्स करेंसी हेल्ड बाय ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स एक्सेप्ट प्रोड्यूसर ऑफ मनी। तो बिल्कुल सही कि जो मनी क्रिएटिंग सेक्टर होती है उनको इंक्लूड नहीं करते, मनी यूजिंग सेक्टर को इंक्लूड यहां पर करते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या होगी, करेंसी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम डज नॉट केम इनटू सर्कुलेशन, बिल्कुल सही, करेंसी इनके अलावा नहीं होगा। यानी कि ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही है, स्टेटमेंट 1 भी पूरी तरीके से सही है। तो बोथ स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1 है आपका, इन ऑर्डर टू कर्व डिफ्लेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिक्रीज बैंक रेट, जी नहीं, इंक्रीज करती है बैंक रेट को, क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। स्टेटमेंट 1 है यहाँ पर आपका, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिक्रीजेस रेपो रेट, गलत, इंक्रीज करती है इन्फ्लेशन में, ठीक है। डिक्रीज इन रेपो रेट लीड्स टू इंक्रीज इन द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक, बिल्कुल सही, स्टेटमेंट 2 आपकी यहाँ पर सही है। स्टेटमेंट 1, the Reserve Bank of India has the responsibility of management of public debt. Reserve Bank of India has the responsibility of management of public debt. पब्लिक डेट को रिस्पॉन्सिबल करने, पब्लिक डेट को मैनेज करने का होता है रिजर्व बैंक के पास, यस, क्योंकि जब बैंक एज अ एजेंट काम करता है ना, एजेंट गवर्नमेंट के लिए, तो एज एन एजेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पब्लिक डेट को मैनेज करें। यहाँ पर स्टेटमेंट 2 क्या है, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट भी क्या अपने आप में सही है। यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, सही है। नेक्स्ट, Reserve Bank of India act as a sole issuer of currency where notes of all the denomination are issued by Reserve Bank of India. नोट्स सारे के सारे 1 रुपए को छोड़कर। तो 53 का क्या होगा, देखो एक, अब यहाँ पे ऑल आ गया ना, तो 1 रुपए का नोट भी होता है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। अगर आता ना एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती, सही हो जाती। स्टेटमेंट 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बैंकर टू बैंक बाय एक्टिंग लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 2 आपकी यहाँ पर ठीक है, स्टेटमेंट 1 आपकी क्या है, यहाँ पर गलत है। स्टेटमेंट 1 की बात करेंगे, बैंक कैन क्रिएट एज मच क्रेडिट एज दे वांट थ्रू प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो 54 में क्या होगा, पहला गलत, ऐसा नहीं होता, ये जितना वो चाहती है उतना क्रेडिट नहीं कर सकते, डिपेंड करता है आपके टोटल डिपॉजिट पे और आपके एलआरआर पे। देयर इज अ लिमिट टू क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक एंड इट डिटरमाइंड बाय द आरबीआई, बिल्कुल सही, आरबीआई लिमिट करके रखती है और वो उसकी गाइडलाइंस पे ही कमर्शियल बैंक यहाँ पे क्रेडिट को क्रिएट कर पाएगी। स्टेटमेंट 1 है यहाँ पर, ड्यू टू इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो बाय 100 बेसिस पॉइंट, बीपीएस जो होता है, द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक विल इंक्रीज। अगर सीआरआर आपका बढ़ जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन आपका डिक्रीज होगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 आपकी गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगी, कैश रिजर्व रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, कि आरबीआई में जो कैश रिजर्व रेशियो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। जबकि हम कैश रिजर्व को बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1 दे रखी है आपको, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, एंड द सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई थ्रू वेरियस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है आपकी। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव टूल्स इंक्लूड परसुएशन बाय द सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू मेक कमर्शियल बैंक डिस्करेज एंड इंकरेज, नहीं, ये होते हैं सारे क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स मैंने बताया था ना अभी। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में बेसिकली 3-4 चीजें आती हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन,
कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सारी चीजें आती है किसके अंदर, ये सारी चीजें आती हैं आपकी क्वांटिटी में। और क्वालिटेटिव में क्या आता है, क्रेडिट राशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट और मॉरल सुएशन, ये आती है आपकी क्वालिटेटिव में। तो क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है ये। स्टेटमेंट 157 का SLR is specified percentage of net demand and time liability that has to maintained by the commercial bank in the form of liquid assets। तो 57 में क्या, 57 का वन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो SLR होता है वो क्या करते हैं, लिक्विड एसेट की फॉर्म में मेंटेन करके रखना होता है। और जो स्टेटमेंट 2 है, SLR इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स नहीं करती है, कौन करती है, ये आपकी RBI फिक्स करती है। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गई, गलत। स्टेटमेंट 1, monetary policy is the policy of the government through which it tries to control money supply in an economy। पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नहीं, आरबीआई की पॉलिसी है। क्या है, आरबीआई की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट हमेशा फिस्कल पॉलिसी करता है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं करता। अगर यहाँ या तो मॉनेटरी की जगह फिस्कल कर देना चाहिए था तो स्टेटमेंट सही था, या फिर गवर्नमेंट की जगह आरबीआई कर देना चाहिए था तो आपका स्टेटमेंट सही था बिल्कुल। स्टेटमेंट 2 क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अ टूल विद द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो बिल्कुल सही है, सेंट्रल बैंक के द्वारा मार्जिन रिक्वायरमेंट विद द सेंट्रल बैंक। स्टेटमेंट 2 क्या है, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे ये मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। तो पहला तो गलत हो गया और दूसरा सही हो गया। स्टेटमेंट 1 देखो यहाँ पे, मैनेजमेंट ऑफ करेंसी इज वन ऑफ द कोर सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैनेजमेंट ऑफ करेंसी इज द वन ऑफ द कोर सेंट्रल बैंकिंग। तो 15 में क्या होगा, वन ऑफ द कोर, ठीक है भाई, मैनेजमेंट करना करेंसी का, किसको कैसे देना है, कैसे मनी सप्लाई करनी है। स्टेटमेंट 2, RBI has the sole authority of designing, publishing the normal national currency including all coins and notes। बिल्कुल गलत, सरासर गलत है ये तो, ठीक है, देख के गलत कर दो सीधा। तो आरबीआई के पास करेंसी छापने का राइट तो है, लेकिन कब, वो सिर्फ ₹1 के कॉइन्स, सॉरी सारे कॉइन्स और ₹1 के नोट को छोड़ के। यहाँ तो सब कुछ लिखा हुआ है कॉइन्स एंड नोट, तो ये तो नहीं होगा आपका, ठीक है। 60, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो एज सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 60 का क्या होगा भाई बताओ, 60 का बिल्कुल सही, कि जो आपका मनी मल्टीप्लायर है ना, डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करता है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो पर। स्टेटमेंट 2 करेगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी क्रिएशन एंड वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। यानी कि क्या एक पॉजिटिव रिलेशन होता है वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर में और अमाउंट क्रिएशन। तो क्या ऐसा होता है 60 में, हाँ बिल्कुल भी, जितना ज्यादा मनी मल्टीप्लाई होगा उतना ही ज्यादा क्रेडिट को क्रिएट कर पाएंगे हम लोग। स्टेटमेंट 1, high powered money is source of all other form of money which affect the money supply in economy। all form of money बिल्कुल नहीं। credit creation is the process of undertaken by commercial bank in the economy। credit creation is the process undertaken by commercial bank in the economy। ये तो ठीक है। स्टेटमेंट 2 कुछ ना कुछ सेंटेंस यहाँ पे मिसिंग सा लग रहा है, छोड़ो इसको, छोड़ दो अभी, इसको छोड़ दो पूरे क्वेश्चन को। स्टेटमेंट 1, हाई पावर्ड मनी इज द सम ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व ऑफ आरबीआई। 62 में क्या है, हाई पावर्ड मनी इज द सम ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व ऑफ आरबीआई। नहीं, कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक होता है, गलत है, कमर्शियल बैंक, ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट गलत। स्टेटमेंट 2, हाई पावर्ड मनी इज द सम ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक कैश रिजर्व ऑफ द बैंक एंड अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई। ये अदर डिपॉजिट तो आते ही नहीं है, कैश रिजर्व ऑफ बैंक आता है, ये भी क्या हो गया, गलत। 63, an increase in the money supply in an economy may result in the decrease in the general price level in the economy। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या जनरल प्राइस लेवल घटेगा, बिल्कुल भी नहीं। 63 तो बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला स्टेटमेंट गलत। मनी सप्लाई एंड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो भाई मनी सप्लाई मैंने आपको पहले बताया कि मनी सप्लाई, मैंने आगे भी कराया इसको, और इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, मनी सप्लाई घटेगा तो इन्फ्लेशन भी घटेगा। 64, स्टेटमेंट 1, प्राइमरी डिपॉजिट्स आर आल्सो नोन एज डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। क्या ऐसा होता है, नहीं। सेकेंडरी डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन बाय बैंक टू द पब्लिक। बिल्कुल, सेकेंडरी डिपॉजिट वही होती है जो बैंक के द्वारा अराइज होती है यहाँ पर। 65, स्टेटमेंट 1, demonetization was the step taken by the government of India in order to tackle the problems of corruption, black money, टेररिज्म, सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन द इंडियन इकोनॉमी। क्या डिमोनेटाइजेशन इसलिए किया गया था, हाँ जी, डिमोनेटाइजेशन सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि आपके जो करप्शन है, टेररिज्म है, मनी सर्कुल, फेक करेंसी है, ठीक है, आपका जो मनी एम्बेजलमेंट है या काउंटर फिटिंग ऑफ नोट्स है, वो सब क्या किया जा सके, यहाँ से हटाया जा सके। स्टेटमेंट 2 क्या है आपकी, स्टेटमेंट 2 जो है वो है आपकी
डिमोनेटाइजेशन हैज इंश्योर्ड इंप्रूव टैक्स कंप्लायंस इन द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। ये भी सही है, ये टैक्स स्ट्रक्चर भी थोड़ा यहाँ पे क्या हो गया, इंप्रूव हो गया है, लोगों को कम टैक्स देना पड़ रहा है, थोड़ा मतलब छूट वगैरह इसमें काइंड ऑफ कर सकता है। स्टेटमेंट 1, डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज एन कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इवन हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या होगा, डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इवन हाई वैल्यू। ठीक है, सही है स्टेटमेंट। डिमांड डिपॉजिट्स आर द विड्रॉल इन नेचर एंड कैन नॉट बी विड्रॉन अगेंस्ट इशू ऑफ चेक। जी नहीं, चेक के अगेंस्ट तो इशू किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो यहाँ पे कैन नॉट तो नहीं आएगा, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गई। अब यहाँ मैच करना है सबको, ठीक है, सारी की सारी चीजों को मैच करना है यहाँ पे। तो 67 का आंसर क्या होगा, 67 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कैसे, ए का सेकंड कैश रिजर्व रेशियो फिक्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैंने यहाँ पे लिख दिया। बी का थर्ड कमर्शियल बैंक प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बिल्कुल सही। सी का फोर्थ सेंट्रल बैंक क्या होगा, एपेक्स, और ये यानी कि यहाँ पे सी आ जाएगा, सॉरी सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब देखो अगर मैं M1 की बात करूंगा तो M1 क्या आएगा, C प्लस GD प्लस OD, यानी कि ए का सेकंड कहाँ पे दे रखा है, देखो ए का सेकंड यहाँ पे भी दे रखा है और कहीं दे रखा है, देखो ना यहाँ दे रखा है, ना यहाँ दे रखा है, ना यहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। बाकी के आंसर आप मैच कर लेना यहाँ पर। 69, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो इसमें क्या होगा, इसके अंदर आपका होगा फोर्थ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी कि इसका आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, बी का थर्ड रेपो रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म नीड्स, बिल्कुल सही है, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। ठीक है, फिर सी का सेकंड बैंक रेट एट विच सेंट्रल बैंक मनी लॉन्ग टर्म, सबको पता है सी, और लास्ट तो आपका बच जाता है क्या। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, फिर से हमें मैचिंग करनी है आपको, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। तो यहाँ पे 70 का आंसर क्या होगा, 70 का आंसर होगा सी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सबको पता है पब्लिक सेक्टर बैंक है आपका, ए ऑप्शन। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक क्या है आपका, सबको पता है प्राइवेट बैंक है, बी ऑप्शन। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सबको पता है सेंट्रल बैंक है, सी ऑप्शन। और लास्ट बचा आपका डी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये आपका फॉरेन बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट, द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पार्क्स द सरप्लस फंड ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक इज नोन एज, ऐसा कौन सा रेट होता है, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, यानी कि जहां पे कमर्शियल सेंट्रल बैंक होता है वो हमसे क्या लेता है, लोन लेता है। मनी एज अ डैश प्ले अ वाइटल रोल इन सेटिंग ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो क्या होगा यहाँ पे 72 का होगा आपका कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। सिंपल सी बात है भाई, कॉमन मेजरिंग रॉड या फिर आर्ट फॉर मेजरिंग एनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन को मेजर करने के लिए आपके पास एक ही टूल है मनी का, जिसको किसी चीज को मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे ये हो गया, चाहे मेरा माइक हो गया, कुछ भी हो गया, मेरा लैपटॉप है, सब कुछ आपको मनी में कन्वर्ट आप लोग इजिली कर सकते हो यहाँ पर। श्रुति एन इकोनॉमिक्स टीचर है वो मेरी तरह, was explaining the concept of minimum percentage of the total deposit to be kept by commercial bank with the form of liquid assets as per Dhansal norm and statute of prevailing in the country। यानी कि उसने बताया कि भैया बैंक के पास हमें एक मिनिमम होल्डिंग यहाँ पे रखवानी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स। तो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्रेडिट क्रिएशन। इसमें से कौन सा ट्रू है क्रेडिट क्रिएशन के मामले में, तो देखो कौन सा ट्रू है यहाँ पे बताओ सारे। अमाउंट ऑफ मनी क्रिएशन इज पॉजिटिव रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अगर मैं यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर की बात करूं और क्रेडिट क्रिएशन की बात करूं तो दोनों में ना पॉजिटिव रिलेशन होता है, ये जितना ज्यादा होगा ये भी इतना ज्यादा होगा, ये जितना कम होगा ये भी इतना कम होगा। इन ऑर्डर टू एक्सपेंड क्रेडिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड क्रेडिट को एक्सपेंड करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या होगा, क्या करेगी उसके अंदर बताओ, परचेज सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन। भैया क्या कर लेगी, सिक्योरिटी परचेज कर लेगी, ठीक है, ताकि सारा का सारा रिजर्व कमर्शियल बैंक के पास चला जाए, वापस से क्रेडिट को क्रिएट कर पाए। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम फंक्शन परफॉर्म बाय सेंट्रल बैंक। प्राइम फंक्शन कौन सा परफॉर्म नहीं कर रही है यहाँ से, तो क्या आएगा भाई, 76 का आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ग्रांटिंग लोन्स टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, सेंट्रल बैंक ये नहीं करती है, मनी पॉलिसी तो करती है, मनी पॉलिसी करती है बिल्कुल सही, करेंसी मैनेजमेंट भी करती है बिल्कुल सही, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट भी करती है, बट ये वाला काम वो नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी सप्लाई, कौन सा इसमें फॉलो नहीं करेगा, तो कौन सा नहीं करेगा, सी। थर्ड, M4 इज द मोस्ट कॉमनली यूज, तो बिल्कुल M3 होता है सबसे ज्यादा यूज, सबसे ज्यादा क्या होता है, M3 होता है। अब यहाँ पे आपको केस स्टडी दे रखी है, यहाँ पे 78 से 82 ये केस आपको पढ़ना है। यहाँ पे कई सारी चीजें आपको दे रखी है, यहाँ पे कि करेंसी विद पब्लिक, डिमांड, डिपॉजिट डिमांड, तो ये सारे आपको फिगर्स यहाँ पे दे रखी है। तो इन फिगर्स को यूज करना है और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, तो मनी सप्लाई कौन सा होगा, सबको पता मनी सप्लाई क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पर आ गया आपका कौन कौन सा होगा, करेंसी विद पब्लिक जो पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट विद बैंक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर होगा 78 का, 78 का आंसर होगा आपका बी ऑप्शन 4794। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। मनी सप्लाई इज अ डैश वेरिएबल, मनी सप्लाई क्या है, एक स्टॉक वेरिएबल है, सबको पता है। तो भाई फ्लो वाला तो देखते काट दो, मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, द पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी गलत हो गया, ये सही। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 80 डिमांड डिपॉजिट्स आर, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, सबको पता है, जो हमें अपनी डिमांड पे निकाले जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सपोज प्राइमरी डिपॉजिट आर कमर्शियल बैंक वुड बी, क्या होगा यहाँ पे, केस को देख के बताना है, तो केस को अच्छे से पढ़ना, जहाँ पे आपका आंसर 20,000 यहाँ पर आ रहा है। गिवन बिलो दो स्टेटमेंट दे रखी है कि मनी सप्लाई इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैसा होता है बताइए, कैसा होता है, नहीं, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, वन क्या है, इनकरेक्ट है, पहला स्टेटमेंट गलत है। मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट डज नॉट कम इनटू सर्कुलेशन, बिल्कुल सही, तो वन गलत, सेकंड सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सो थैंक यू सो मच, आपका यहाँ पे सेशन खत्म हो चुका है, और जाते हैं मैं फिर बोलूंगा कि आप मेरे सारे हैंडल्स को फॉलो कर लीजिए, मेरा यूट्यूब, मेरा इंस्टाग्राम, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपना फीडबैक देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।